चलिए शुरू करें। देखिए जैसे बताया था, आज का टॉपिक हमारा कौन सा होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब विनिमय पत्र। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। जैसा पता है आपको, आज के समय में अधिकतर लोग उधार खरीदना बेचना करते हैं। भाई वर्तमान युग किसका युग कहा जाता है? शाख का युग। मतलब जो आज का एरा है वो किसका है? क्रेडिट का। मतलब उधार का ही चलता समय आज के टाइम में। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने उधार लेन देन ना करे हो कभी। अब अगर उधार लेन देन करेंगे तो एक व्यापारी को दो केस में देखो आप। अगर मान लीजिए आप किसी को सामान बेचते हैं उधार, तो आपके साथ समस्या ये दो बात आएंगी। या तो आपको पहला पहला तो होगा डर कि भाई जिसको हम उधार माल दे रहे हैं वो पैसा वापसी देगा भी या नहीं देगा, एक तो ये डाउट होगा। दूसरा आपके साथ समस्या ये हो सकती है कि भाई हो सकता है आपको पैसों की जरूरत पड़े जल्दी, बट वो देगा कि निश्चित समय के बाद। तो इन दोनों ही परेशानियों का समाधान कौन करता है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें होता क्या है, एक ऐसा पत्र लिखा जाता है, एक ऐसा मतलब एक पत्र लिखा जाता है, विपत्र डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, जिसमें आदेश दिया जाता है सामने वाले को कि भाई आप मुझे या मेरे आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसको मैं कहूं उसको 2 महीने 3 महीने जो भी आपने टाइम रखा हो उसके अनुसार इतने रुपए देने का देंगे आप। यानी कि आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे और इसका मूल्य आप प्राप्त कर चुके हो। मूल्य मतलब इसका माल आप मुझसे ले चुके हो, तो इसका फायदा ये होगा उसके फिर हम उससे साइन करवा लेंगे, जिसे बोलते हैं स्वीकृति, एक्सेप्टेंस करा लेंगे। और अंततः क्या होगा, फिर वो बिल एक वैलिड प्रूफ हो जाएगा। अब इस बिल का फायदा ये कि अगर वो व्यक्ति पैसे नहीं देता है आपको टाइम पे, तो आप इसको नोटिंग करा कर जाकर कोर्ट के जरिए पैसे वसूल कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अब वो डूबने का चांस तो है ही नहीं। अब तो सिर्फ उसी केस में पैसे डूब सकते हैं अगर वो क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो बात अलग है। अदरवाइज आपका पैसा वसूल करवाने की जिम्मेदारी अब किसकी होगी? कोर्ट की। न्यायालय उसको फिर आपको न्यायालय दिवाएगा पैसे। और दूसरा फायदा ये कि अगर कभी मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है बीच में, समय से पहले, तो इस बिल को मैं ले जाकर बैंक के पास जाऊंगा और बैंक को इस बिल को देकर बदले में क्या ले लूंगा? पैसे ले लूंगा। और 3 महीने 2 महीने जो भी टाइम पीरियड होगा उसके बाद बैंक अपने आप डायरेक्ट उससे पैसा ले लेगा। मतलब वो व्यक्ति सीधा किसको पैसे देगा? फिर बैंक को। तो दोनों ही फायदे हमें हुए इसमें। अब इसमें होता क्या है, तो आपने देखा इसमें एक होता है बीआर और एक होता है बीपी। बीआर मतलब बिल रिसीवेबल, क्या बोलते हैं इसको? बिल रिसीवेबल। और इसको बोलते हैं बिल पेबल। शॉर्ट में यही बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्राप्य विपत्र और देय विपत्र। देखिए जिसको इसके पैसे लिखने हैं, मतलब जिसको पैसे मिलेंगे, जो इस पत्र को लिखेगा, बिल को लिखेगा, वो क्या होगा? बीआर। उसके पास होता है बीआर। यानी कि वो इस चीज को कहां दिखाता है? बिल रिसीवेबल में। और जिसको इसे पैसे देने हैं, जिनने इसे क्या करा है? स्वीकार करा है, वो क्या कहलाएगा? बीपी। तो यहाँ पे बिल लिखने इसमें, यानी कि कुल मिलाकर आपने देखा कि आपके पास कितनी पार्टी होंगी? दो पार्टी तो होंगी होंगी। एक कौन होगा? बिल लिखने वाला। ये लिखने वाला व्यक्ति कौन है? नॉर्मली बात है विक्रेता, जिसने माल बेचा है वही तो बिल लिखेगा, क्योंकि उसी को पैसे मिलेंगे। और एक कौन होगा? भुगतान करने वाला। भुगतान करने वाला कौन? जो माल के पैसे देगा, यानी कि क्रेता। तो विक्रेता क्रेता को माल बेचता है और बेचने के बाद एक निश्चित प्रमाण के तौर पे एक डॉक्यूमेंट लिख देता है उसके ऊपर कि भाई आज से निश्चित समय के बाद आप मुझे पैसे देंगे। तो इसलिए इन्हें बिल लिखा है, तो ये क्या लेगा आपके पास? बीआर। और जिसने बिल को क्या करा है? स्वीकार करा है, वो क्या होगा? बीपी होगा। अब इसमें जो बिल लिखने वाला होगा उसे बोला जाता है ड्रॉयर, यानी कि आहर्ता। आहर्ता, ठीक। और जिसने बिल क्या करा है, ये तो बिल लिखने वाला है, ये भुगतान करने वाला, यानी कि क्या कह सकते हो, या यह कह सकते हो स्वीकार करने वाला। किसको स्वीकार करा उन्होंने? बिल को। तो भुगतान करने वाला यानी कि स्वीकार करने वाला, वो कौन होता है? उसे बोलते हैं हम ड्रोई। ड्रोई मतलब आहारी या आहारती। ये कौन है? आहारती।
जो बिल लिखेगा विक्रेता, उसे ड्रॉयर बोला जाता है। जो बिल के पैसे देगा यानी कि बिल को स्वीकार करेगा, वो क्या करेगा, आरती होगा, यानी कि ड्रॉई बोला जाता है उसको। तो पैसा पाने वाला ड्रॉयर, मतलब पैसा वो बिल लिखने वाला ड्रॉयर और बिल को पैसे देने वाला ड्रॉई। अच्छा ये भी, हाँ ठीक। ये कौन है, बीपी। ठीक, तो फाइनली ये दो तो लोग हो गए। लेकिन पेपर में जो पूछा जाएगा वो आपसे क्या पूछा जाता है कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने क्या होते हैं, पक्षकार होते हैं। तो कितने पक्षकार होंगे, 3। अब तीसरा होगा भुगतान पाने वाला। नॉर्मली जो बिल लिखता है उसे पैसे मिलते हैं, मतलब इसने बिल लिखा तो इसी को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि अगर मुझे पैसों की जरूरत जल्दी है, अगर हमें क्या चाहिए अगर हमें पैसे चाहिए तो अगर आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो आप चाहे तो बैंक से पैसा ले सकते हो, यानी कि उस बिल को बैंक को देकर उससे पैसा ले सकते हो। तो इसका मतलब उस समय पेमेंट किसको मिलेगी, बैंक को। आप चाहें तो जो आपने बिल लिखा है, और हो सकता है आप किसी के क्या है, डेटर है, यानी कि आपको भी किसी को क्या करनी है, पेमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपके ऊपर बिल लिखा, यानी कि आप मुझे पैसा देंगे। एक समय के बाद क्या हुआ, इन्होंने मुझे बिल लिखा, मतलब बिल नहीं लिखा, फॉर एग्जाम्पल इन्हें मुझसे पैसे लेने हैं, यानी कि मैं इन्हें पैसे दूंगा। मैंने इन्हें पैसे देने हैं, तो आप मुझे पैसे दोगे, मैं इन्हें दूंगा। तो बेटर क्या है भाई, आप तो मुझे पैसे दे रहे हो बिल के नाम पे, मैं इनको पैसे दूंगा, यानी कि मैं आपसे लूंगा और उनको दे दूंगा। बेटर क्या है, जो बिल मैंने आपके ऊपर लिखा मैं डायरेक्ट बिल इन्हें दे दूं, आप सीधा पेमेंट उन्हें कर देना। तो इस केस में पैसा किसको मिला, इनको मिला। तो यानी कि भुगतान पाने वाला व्यक्ति अलग भी हो सकता है, यानी कि सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। इसलिए यहां पे इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है पेई। पेई मतलब प्राप्त करता। फाइनली तो अब एक मोटा मोटा से बात करते हैं, रिवीजन से टाइप करते हैं, क्या बताया हमने। सबसे पहले इसी चैप्टर का नाम क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय पत्र। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे उनके बारे में हम साथ साथ बात करते हुए चलेंगे कि क्वेश्चन क्या बन सकता है। सबसे पहली चीज, बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। जैसा अभी बताया, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें माल बेचने वाला व्यक्ति खरीदने वाले व्यक्ति को क्या देता है, आदेश देता है कि आप इसमें लिखित धनराशि या तो मुझे देंगे या मेरे आदेशों में से जिसको मैं कहूंगा आप उसे देंगे। यानी कि आपने क्या दिया, उसे एक आदेश दिया, और इस आदेश को वो क्या करेगा, स्वीकार करेगा। क्योंकि जब तक वो पैसे देने वाला व्यक्ति उस पर साइन ना करे तब तक उस बिल की कोई वैल्यू नहीं है। सीधी सी बात है, अगर आप लिख कर रोक रख दो और बाद में जाकर 3 महीने बाद उससे पैसे मांग ले तो वो देगा आपको, तो सीधा कहेगा मैंने स्वीकार ही नहीं करा, मुझे क्या पता थी आपने बिल लिखा है, मैं तैयार ही नहीं था। तो उस केस में क्या होगा, एक बिल लिखने वाला व्यक्ति होगा, एक उस बिल को क्या करने वाला व्यक्ति होगा, स्वीकार करने वाला व्यक्ति होगा, और तीसरा व्यक्ति कौन होगा, उस बिल के पैसे लेने वाला व्यक्ति। नॉर्मली केस में जैसे बताया कि आज के टाइम में उधार लेन देन होता ही होता है, ऐसा कोई वो नहीं है जिसमें उधार लेन देन ना होता हो। उधार लेन देन की सबसे बड़ी समस्या, पहला कि भाई आपको गारंटी नहीं पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कई बार देखा बैड डेब्ट्स होता है, पैसे डूब जाते हैं कई बार। दूसरा सबसे बड़ी समस्या कि आपको पेमेंट का पैसा मिलता है एक निश्चित समय के बाद, 2 महीने 3 महीने जितने भी आप उधार देते हो लोगों को, जो भी आपकी क्या है क्रेडिट पॉलिसी है। इन दोनों ही समस्याओं का समाधान करने का तरीका यह था कि एक डॉक्यूमेंट लिख दो। इसे लिखने के बाद अगर ये स्वीकार कर लेता है, यानी कि माल बेचने वाला व्यक्ति अगर एक लिखित आदेश दे दे किसको, क्रेता को, एक डॉक्यूमेंट लिख दे इसके ऊपर और उस पर क्या कर दे, इसके साइन करा ले, तो इससे एक प्रमाण हो जाएगा कि आपने उसे माल बेचा है और आप उससे क्या लेंगे, पैसे लेंगे। अब इसका फायदा ये होगा कि अगर ये व्यक्ति आपके पैसे नहीं देता है तो आप कोर्ट के जरिए पैसे ले सकते हो। दूसरा फायदा कि अगर आपको एक निश्चित समय से पहले ही पैसा चाहिए तो आप इसे जब चाहे बैंक के पास जाए, उसे दें ये बिल, और बदले में क्या ले ले, अपना कैश ले ले, वो थोड़ा सा कमीशन काटेगा और आपको पैसे दे देगा। 3 महीने बाद जब पेमेंट का टाइम आएगा तो ये विक्रेता मतलब क्रेता जो पेमेंट करेगा वो डायरेक्ट इसको पैसे दे देगा, बैंक को पैसे दे देगा।
इससे फायदा मेरा भी हो, मुझे जल्दी पैसा मिल गया, बैंक को फायदा हो गया, उसका कमीशन मिल गया, इस बंदे को फायदा हो गया क्या कि इसने 3 महीने बाद पैसे दिए, जल्दी पैसा नहीं देना पड़ा, तो सबका समाधान हो गया। तो अंततः यानी कि इस बिल को ही बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक एक अलग चीज है। उसमें 2 पक्षकार होते हैं सिर्फ। एक कौन होता है, एक चेक लिखा जाएगा और किस पे लिखा जाएगा, बैंक के ऊपर, बस। तो नॉर्मली इसमें कितने हैं, हमने इसमें पढ़ा 3 है। दूसरी चीज, चेक एक निश्चित उसी जगह पर लिखा जा सकता है जिसमें खाता हुआ आपका बैंक में, ये किसी भी व्यक्ति पर लिखा जा सकता है, व्यापार में यूज होता है। तो व्यापार में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे किसका होता है लेन देन, बिल ऑफ एक्सचेंज का। एक चीज पूछी जाती है कि क्या बिल ऑफ एक्सचेंज एक विनिमय साध्य प्रलेख है या नहीं है। अपने आप में ये एक विनिमय साध्य प्रलेख है। विनिमय साध्य प्रलेख मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है एक अपने आप में, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, विनिमय साध्य प्रलेख किसे कहा जाता है, प्रलेख मतलब डॉक्यूमेंट, विनिमय मतलब लेन देन, साध्य मतलब एक ऐसा लेख जो विनिमय के काम आता हो। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा प्रलेख है जो क्या काम करेगा, आपका विनिमय के तौर पर काम करेगा। विनिमय मतलब होता है कि आप चाहें तो इस बिल को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच भी सकते हो, और बेचने के बाद जिस व्यक्ति को मिलेगा उसको क्या होगा, उसका दायित्व, उसका पैसे पाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो कैसा प्रलेख है ये, विनिमय साध्य प्रलेख है। यानी कि इस बिल को अगर आप लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को देते हो, बेचते हो, तो जो आपके पास अधिकार है वो अधिकार उसको भी प्राप्त हो जाएंगे। इसे बोलते हैं विनिमय साध्य, यानी कि एक ऐसा प्रलेख जो विनिमय के काम आता है, लेन देन के काम आता है। यानी कि इसको आप बेचान भी कर सकते, जैसे चेक है, आपने देखा हो चेक किसी को दूसरे को बेचा भी जा सकता है। मैंने आपको चेक दिया, अगर आप चाहें तो वो चेक किसी और के नाम पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं बेचान करना। आगे इसमें भी पढ़ेंगे वो शब्द, ठीक है। तो अगर पेपर में पूछा जाए विनिमय साध्य प्रलेख है या नहीं है, ठीक है जी है। एक एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, विनिमय साध्य अधिनियम 1882। विनिमय साध्य अधिनियम एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना रखा 1882, उसमें इसकी डेफिनेशन दी हुई है, और सेक्शन कौन सा है, 4। अब यहां से बात आती है कि इसकी डेफिनेशन किस में दी गई है। एक एक्ट है NIA, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882, यानी कि विनिमय साध्य प्रलेख अधिनियम, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विनिमय साध्य प्रलेख अधिनियम। इसके सेक्शन किसमें, 4 में किसके बारे में बताया गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, BOE यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बता रखा है। तो अगर सेक्शन पूछा जाए तो सेक्शन क्या है, 4 है, ये ध्यान रखना हमें। चलिए यहां तक बात होगी। तो यहां से अब क्वेश्चन कितने सारे बने, अब देखिए पहली चीज, इस TGT PGT किसी भी चीज में जो क्वेश्चन बनेगा तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि भैया बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, विनिमय साध्य प्रलेख है, कौन से सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 4 में बताया गया है, किसके, बिल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, विनिमय साध्य प्रलेख अधिनियम 1882। एक्ट कब बना था, 1882 का ही, मतलब जो पास हुआ। उसके बाद इसमें कितने पक्षकार होंगे, 3 पक्षकार होंगे, ड्रॉयर, ड्रॉई, पेई। ड्रॉयर कौन होगा, जो इस बिल को लिखेगा, और कौन लिखेगा इस बिल को, विक्रेता, जिसने माल बेचा होगा। ड्रॉई, ड्रॉई कौन होगा, क्रेता, जिसने माल खरीदा होगा, यानी जो पैसे देगा, जिसे क्या बोलते हैं, स्वीकार करने वाला भी बोलते हैं। स्वीकार क्यों करेगा, क्योंकि जब तक उसे स्वीकार ना करे, साइन ना करे, जब तक इस बिल की कोई वैल्यू नहीं है। और तीसरा कौन होगा, उस पेई मतलब वो पैसे पाने वाला व्यक्ति, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इस बिल को आप चाहो तो बेचान भी कर सकते हो, अगर बेचान कर दे तो किसी और को मिल जाएगा, तो पैसे भी किसी और को ही मिलेंगे, तो इसका मतलब पेमेंट पाने वाला व्यक्ति कुछ और भी हो सकता है। अगर आप इसका बेचान नहीं करते हो, अगर आप इसे बैंक में नहीं देते हो, तो इसका मतलब 3 महीने तक, 2 महीने जो भी है टाइम इसका, उसका वो आपके पास ही पड़ा रहेगा। इस केस में सिर्फ कितने पक्षकार रह जाएंगे, 2, क्योंकि पैसे इसी को मिल जाएंगे। बट फिर भी अगर पूछा जाए तो कितने पक्षकार बताए जाएंगे, 3। बताने 3 ही है, ड्रॉयर, ड्रॉई, पे, ये आपको पता नहीं होगा। ड्रॉयर कौन होगा, बिल लिखने वाला, विक्रेता, जिसे क्या बोलते हैं हम, BR।
बिल सेल, क्योंकि पैसा मिलता है इसको। बिल जो भुगतान करेगा यानी कि स्वीकार करेगा उसे बोलते हैं बीपी, और वो कौन होता है? क्रेता, माल खरीदने वाला व्यक्ति जिसको पैसे देने हैं। और इस व्यक्ति का मतलब कुछ नहीं, बस ये तो पैसे पाने वाला है, जिसको पैसा मिला वही पेई बन जाएगा। ठीक, अब बताइए। अभी क्या बताया, तुमने ध्यान से सुना नहीं शायद। मैंने अभी एक बात बोली कि बिल बेचने वाले जिसने बिल लिखा है पैसा इसे मिलेगा। और अभी मैंने बताया कि ये कैसा प्रलेख है जिसे आप किसी दूसरे व्यक्ति को भी दे सकते हो। अगर मैं इसे दूसरे व्यक्ति को दे दूंगा तो पैसा मुझे थोड़ी ना मिलेगा, फिर तो उसको मिलेगा। अगर मैं चाहूं तो इस बिल को बैंक से भुना भी सकता हूं। अगर मैं इस बिल से बैंक से डिस्काउंट करा लूं, भुना लूं, तो पैसे किसको मिलेंगे? फिर बैंक को मिलेंगे, मुझे तो नहीं मिल रहे। तो उस केस में अलग व्यक्ति हो सकता ना। अगर बिल मेरे पास ही है, किसी को नहीं दिया, बैंक को भी नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया, तो फिर पैसा ये मुझे मिलेगा। यानी कि इस केस में ड्रॉयर और पे दोनों क्या हो जाएंगे? एक ही हो जाएंगे, उसे पैसा मिल रहा है क्योंकि। बट पक्षकार 3 माने जाते हैं इसमें। ठीक भाई, चलिए आगे अब इसके बारे में थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। फाइनली अब क्वेश्चन क्या होंगे बता दी मैंने, ऐसे क्वेश्चन कितने बने। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं आगे। तो जाइए, विनिमय 4 5 6, शायद ये, एक मिनट रुको, कौन सा कहा गया, ये सेक्शन 4 नहीं है मेरे ख्याल से, सेक्शन 5 कर लीजिए इसको, क्योंकि 4 5 6 3 है ये। चेक, प्रोमिसरी नोट और एक बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक है, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज है, 3 चीज है ये। 4 5 6, हाँ, और 6 में प्रोमिसरी नोट होगा फिर। नहीं नहीं ठीक। एनआईए सेक्शन 4 में तो वो है आपका प्रोमिसरी, क्या नाम, प्रोमिसरी नोट है। 4 5 है, तो 4 में क्या है? प्रोमिसरी नोट। इसमें 5 में ही आता है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किस में आएगा? 5 में। यानी कि आपका ये 5 में पड़ेगा, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें प्रतिज्ञा पत्र है। ठीक, तो जैसे बताया कि इसमें ध्यान रखें थोड़ा सा, ये 4 5 में थोड़ा कंफ्यूजन मुझे भी हो जाता कई बार। ये जो एनआईए एक्ट है 1800, इसमें एक तो है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट बोलते हैं प्रतिज्ञा पत्र को। इसमें अभी इसी चैप्टर में इसको भी पढ़ेंगे। एक है बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको भी इसमें पढ़ रहे हैं हम। और एक आता है चेक, ये सेक्शन 4 में है, ये सेक्शन 5 में है, और ये सेक्शन 6 में है। हम्म, 1882 में एक्सेप्ट हुआ था ना ये, देखिए ऐसा है। 1882 क्यों बोल रहे हैं? 1881 में बना और एप्लीकेबल कब हुआ ये? 1882 में पारित हो गया था। हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये बना था कब? 1881 में। ये आया था आई थिंक एन केवीएस का पेपर था, उसमें पूछा गया था कब एप्लीकेबल हुआ था ये। 1881 में बना था और 82 में कब हो गया था? ये पारित हो गया था। ठीक, चलिए सही है, इसको आगे बढ़ते देखो। तो जैसे इसमें बताया सारी कहानी वही लिखी हुई है इसमें। तो भारतीय विनिमय साध्य प्रलेख अधिनियम 1881, जो कि पारित कब हुआ है? 82 में। इसकी सेक्शन 5 के अनुसार विनिमय पत्र क्या है? तो विनिमय पत्र एक लिखित और शर्त रही आज्ञा पत्र। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, इसमें शब्दों पर ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, और वो क्या क्या है उनके बारे में थोड़ा सा देखिए। पहली चीज, ये कैसा होता है? लिखित होना चाहिए, मौखिक जैसा कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी चीज क्या है? ये शर्त रहित है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं होती। इसमें ऐसा नहीं लिखा जाता कि अगर आपने पेमेंट नहीं दी तो ऐसा होगा, बस सीधा सा हिसाब है, लिखा जाता है कि आपको पेमेंट देनी है, किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं है। और क्या है ये अपने आप में?
एक आज्ञा पत्र है, क्योंकि इसमें लिखने वाला व्यक्ति सामने वाले को क्या दे रहा है, आज्ञा देता है कि आप मुझे या मेरे कहने पर किसी को पैसे देंगे। तो इसका मतलब यानी कि यहां से तीन चीज आपके सामने आई, विनिमय पत्र एक लिखित होना चाहिए, शर्त रहित होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आज्ञा पत्र होना चाहिए। आगे, जिस पर लेखक के क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे, लिखने वाले के भी साइन होंगे, तथा जिसने लिखने वाले व्यक्ति किसी व्यक्ति या संस्था को यह आज्ञा दी होगी कि वो एक निश्चित धनराशि का भुगतान उसे या उसकी आज्ञा अनुसार किसी व्यक्ति को या व्ययपत्र के वाहक को मांगने पर या निश्चित अवधि के बाद दे। इसमें एक बात देखिए आपने, दो बार दो चीज लिखी हुई है, विपत्र वाहक के मांगने पर या फिर अवधि के बीत जाने पर। इसका मतलब यहां पे बिल कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का, एक दर्शनी और एक मुद्दती। एक एनहांस बिल होता है, यूजांस जिसे बोलते हैं यूजांस बिल, और एक होता है साइट बिल। दर्शनी बिल और मुद्दती। दर्शनी मतलब दिखाने पर ही पेमेंट मिल जाएगी, टाइम नहीं होता उसके अंदर कोई। जैसे चेक है, चेक कैसा होता है, चेक दर्शनी होता है। आप चेक को जिस दिन बैंक के पास से ले जाएंगे, बैंक आपको उसके पैसे दे देगा, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि भाई 1 महीने बाद ही मिलेंगे, 2 महीने बाद ही मिलेंगे। हाँ, बल्कि उसकी लाइफ जरूर है 3 महीने, बट 3 महीने के अंदर आप जब चाहें जब उसे ले सकते हो। दर्शनी मतलब दिखाकर ही काम हो जाएगा। तो ऐसे एक बिल होता कौन सा, जो दिखाने पर ही हो जाएगा, यानी कि मांगने पर, जैसे आप उसे ले जाकर मांगेंगे पैसे मिलेंगे। दूसरा कौन सा होता है, निश्चित अवधि का। निश्चित अवधि मतलब कि जो टाइम पीरियड रखा गया हो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, अधिकतम कितने समय का होता है बिल, 6 महीने का। यह बात भी ध्यान रखिएगा कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज कितने समय के लिए लिखा जाता है, अधिकतम 6 महीने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 80 माना 81 ही जाता है। अगर चुनने की बात आएगी तो 1881 ही चुनेंगे। देखिए, अगर ऑप्शन में 1881 82 दोनों है तो 1881 ही मानिए। अगर पूछा जाए, अब उसने क्या है, अब ये पूछे कि कब एप्लीकेबल हुआ। जैसे एक दिल्ली पीजीटी का पेपर था, मैंने भी दिया था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कभी कि आयकर अधिनियम 19 आईटी एक्ट जो था, इनकम टैक्स एक्ट। अब इनकम टैक्स एक्ट पास कब हुआ और लागू कब हुआ, दोनों अलग अलग टाइम है। उस 1961 में क्या हुआ था, वो बना था, और 1 अप्रैल 1962 से क्या हुआ था, वो लागू हुआ था। उसमें जल्दबाजी में मैंने भी जो बिना पढ़े, उसमें पूछा गया था कि आयकर अधिनियम कब लागू हुआ। अब रटा हुआ क्या था, 1961 1961 1961, जहां पढ़ा वो हमेशा क्या पढ़ा, 1961। जल्दबाजी में दिमाग में क्या आया, 1961 यार, एकदम लगा दिया, यानी कि कुल मिलाकर पूरी लाइन नहीं पढ़ी। जबकि अगर पढ़ी होती तो बता पाते कि हाँ भाई कब था, ये 62 में हुआ था, और याद था क्वेश्चन। जब बाहर में आकर पता चला, जब बताई दूसरे ने कि भी पूछ रहा था कब लागू हुआ, वो लागू वाली लाइन नहीं पढ़ी, तो गलत हो गया। दूसरा केवीएस में, जैसे बता मैंने, केवीएस में क्वेश्चन आया था यही वाला कि कब लागू हुआ। ठीक है, पता थी 1882 में हुआ, लेकिन एक बात तय है, हर बार आप इसमें क्या पढ़ेंगे, अगर 1881 81 81 पढ़ेंगे और 82 का नाम ही नहीं सुनेंगे कभी भी, पूरी बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो 82 का नाम कहीं नहीं मिलेगा, तो ये पता क्या चलेगा, याद कैसे आएगा कि 82 था भी या नहीं था। तो 81 82 दोनों दिमाग में रखें कि 81 में क्या हुआ था, लागू हुआ था, वो बना था, और 82 में लागू हुआ था। बस पेपर में देखिएगा, पूछा है पास कब हुआ तो 81, लागू कब हुआ 82। चलिए देखिए, जैसे बताया इसकी कुछ विशेषता वो जरूर ध्यान रखें, क्वेश्चन यहीं से ज्यादा बनते हैं। याद रखना है, क्वेश्चन अधिकतर विशेषताओं में से जरूर बनता है। पहला क्या है कि विनिमय पत्र क्या होना चाहिए, लिखित आज्ञा पत्र, लिखित होगा और आज्ञा दी गई होगी। दूसरा क्या होगा, अनकंडीशनल, शर्त रहित होगा, कोई शर्त नहीं होगी। तीसरा क्या है, धनराशि क्या होती है, उसमें लिखा जाता है कितनी धनराशि का है। इसमें भुगतान की तिथि भी क्या होती है, कब पेमेंट करनी है भी पता है। इसमें बिल लिखने वाले के क्या होंगे, लिखने वाले के भी होंगे और स्वीकार करने वाले के भी होंगे। इसमें बिल स्वीकार करने वाले के भी क्या होते हैं, हस्ताक्षर, क्योंकि उसके साइन होंगे तब भी बेकार है ये। धनराशि का भुगतान उसमें लिखित व्यक्ति को या लेखक को या उसके आदेश के व्यक्ति के अनुसार दिया जाएगा, यानी कि इसमें जो लिखा होगा उसको दे दो, या उसके कहने पर जिसको वो कहे उसको दे दो। विनिमय पत्र में कितने पक्षकार होंगे, 3 पक्षकार होंगे, आहर्ता यानी कि ड्रॉयर, आहर्ती यानी कि ड्रॉई, और प्राप्तकर्ता यानी कि पेई।
बताना, क्वेश्चन कई बार आया है, यहां से कितने पक्षकार होंगे। इसमें मूल्य प्राप्त शब्द लिखे जरूर जाएंगे। मूल्य प्राप्त मतलब क्यों लिखा जाता है, मूल्य प्राप्त इसलिए लिखा गया, इसका मतलब यह है कि जो आप पैसे मुझे दे रहे हो उसका माल आप पहले मुझसे ले चुके हो। मूल्य प्राप्त मतलब इसके बदले में आप सामान ले चुके हो मुझसे। इसका अर्थ यह है कि विपत्र माल या सेवा प्रदान करने के बदले लिखा गया है, यानी कि माल या सेवा जो भी आपने दिया है उसके बाद ही लिखा आपने इसे। इसमें लिखने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को या संस्था को आज्ञा देता, बताया था, क्योंकि क्या है ये अपने आप में एक आज्ञा। तो आप इसमें सामने वाले को आज्ञा दे रहे हो कि या तो मुझे या मेरे अनुसार किसको पैसे दे, तो आज्ञा होगी। इस पर या तो नियम के अनुसार रसीद लगी होगी या स्टैम्प पेपर लिखा जाता है। ये तो टिकट लगाई जाएगी या उसके साथ एक स्टैम्प पेपर जो बनते हैं, 100 रुपए 50 रुपए स्टैम्प बनता है ना, 10-10 रुपए के जो बनते हैं वो इसमें लगाए जाते हैं। या तो टिकट लगाओ या स्टैम्प पेपर लगाओ। नॉर्मल तो क्या लगाई जाती है, स्टैम्प। विनिमय पत्रों पर भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 लागू होता है, ये ध्यान रखेंगे जरूर। 1881 के हिसाब से 4-5-6 सेक्शन 5 इसमें आता है और लागू बताई दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी कितने पक्षकार बताए थे 3। आहर्ता यानी कि लेखक, आहर्ती यानी कि देनदार यानी कि स्वीकारकर्ता जो स्वीकार कर रहा है, और आदाता, आदाता यानी कि प्राप्तकर्ता जिसे मतलब बोलते हैं पेई। इंग्लिश में याद रखेंगे ज्यादा बेटर है। ड्रॉयर, ड्रॉई, पेई। ड्रॉयर ये व्यक्ति विनिमय पत्र को लिखेगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति उधार माल बेचता है, कोई तो लिख रहा है। ड्रॉई इस व्यक्ति पर बिल लिखा गया है, यानी कि इसने विपत्र को स्वीकार करा है। उधार माल खरीदा है, यानी कि क्या है, एक डेटर है। इसका मतलब यहां से एक लाइन समझ में आ गई, ये क्रेडिटर होता है और ये डेटर होता है। जिसको पैसे देने हैं वो डेटर, यानी कि वो कौन होगा, ड्रॉई। जिसको पैसे लेने हैं यानी कि वो क्या कहलाएंगे, वो क्रेडिटर हो। जिसको पैसा मिलता है वो क्रेडिटर होता है। और प्राप्तकर्ता मतलब पेई, व्यक्ति जिसे विनिमय पत्र पर लिखी धनराशि प्राप्त करनी है, मतलब जिसे पैसा मिलेगा वो कौन होगा, पेई होगा। पैसा प्राप्त करने वाला जिसे बोलते हैं हम। तो यहां से क्वेश्चन जरूर बना। क्वेश्चन ध्यान रखें, ये चीज वैसे मैं आपको लिखवा दी गई तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अधिनियम लागू नहीं है, वो बना है। वो कहना चाह रहा है कि इन विनिमय पत्रों पर ये 81 वाला नियम लागू होता है, मतलब ये एप्लीकेबल इनके ऊपर होता है। ये लागू हुआ, ये नहीं लिखा। ठीक है यहां तक की बात। देखिए कुछ इस तरीके से लिखा होता है ये बिल। क्या लिखा है, 25,000 रुपए का है, यहाँ पे एक टिकट लगा दी जाएगी। मुजफ्फरनगर वाले हैं, दिनांक 1 जुलाई 2014 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, इस तिथि के 2 महीने पश्चात 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई के 2 महीने बाद मुझे या मेरे आदेशित व्यक्ति को 25,000 रुपए दे देना। आदेश है ये, जिसका प्रतिफल आप प्राप्त हो चुका है। प्रतिफल मतलब जिसका मूल्य आप प्राप्त कर चुके हैं। सेवा में सर्वश्री मोहन ब्रदर्स, चौक इलाहाबाद, राधे कृष्ण स्वीकृत शाम, यानी कि राधे कृष्ण स्वीकृत शाम मतलब कौन शाम कौन स्वीकार करे, ये लिखने वाले हो गए। तो लिखने वाले के नाम होंगे, स्वीकार करने वाले के होंगे, एक्सेप्ट बाय शाम, जो भी है वो शाम स्वीकार करें। ठीक है भाई, इस तरीके से यानी कि आदेश दिया जाता है। वैसे मैं वहां पर नमूना नहीं पूछा जाता तो इस चीज की चिंता नहीं है। विनिमय पत्र के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तत्व मतलब इसके अंदर क्या क्या लिखा होता है। जैसा अभी आपने देखा इसके अंदर डेट होगी, क्योंकि डेट नहीं होगी तो पता क्या चलेगा कितने समय बाद। प्लेस होगा, प्लेस मतलब कि भाई कहाँ पे किसके साइन होंगे, तो विपत्र के लेखक को विपत्र के दाहिनी ओर और तिथि के ऊपर दाई के ऊपर अपने व्यवसाय के स्थान का नाम पता लिखना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं नाम और वो पता जो लिखा है। टिकट लगाई जाएगी, इसके बाईं तरफ क्या लगाई गई है, टिकट लगाई गई है। अवधि, इस पर टाइम पीरियड भी लिखोगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जैसे कितने महीने का है, 2 महीने का। धनराशि भी लिखोगे, धनराशि कितने की है, शब्दों में भी लिखा हुआ है और अंकों में भी लिखा हुआ है। 25,000 और 25,000 लिखा है, दोनों जगह लिखा हुआ है ये। स्वीकारकर्ता का नाम और हस्ताक्षर भी होगा, यानी कि जो इसमें स्वीकार करेगा उसका भी नाम और साइन होने चाहिए। प्रतिफल प्राप्त लिखना पड़ेगा आपको, पहले जो बताया था मूल्य प्राप्त। हस्ताक्षर भी दोनों तरफ होंगे। विपत्र के अंत में दाहिनी और विपत्र के लेखक, अभी बताया था दोनों तरफ साइन होंगे। एक तरफ किसके साइन होंगे, लिखने वाले के, और एक तरफ किसके होंगे, स्वीकार करने वाले के भी साइन होंगे। विपत्र की अवधि, अवधि बता रहा है कि एक विपत्र की कुछ भी अवधि हो सकती है। विपत्र की अवधि 90 दिन से अधिक नहीं होती, वैसे कह रहा है।
90 दिन पाने वाले आदर्श विपत्र माना जाता है, लेकिन अधिकतम कितना लिखा जा सकता है? 6 महीने। विपत्र की अवधि का अर्थ उस अवधि से जिसमें समाप्ति पर स्वीकृत प्रकर्ता बिल पर लिखित धनराशि भुगतान करेगा। और नॉर्मली बिल लिखा कितने समय का जाता है? 3 महीने का। 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने, कुछ भी हो सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार आया है आपका, अभी से थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे बता रहे हैं, इसी मारे उसमें बता रहे थे कि जब आपको दी जाएंगे नोट्स, ये दिए जाएंगे, तो इसमें से या तो लिखें अपने पास, अपने हिसाब से नोट्स बनाएं, या इसी को निकाल के क्या अलग करें, हाईलाइट कर लें। ये सारी बातें ऊपर जो पड़ी उससे संबंधित क्वेश्चन तो बनना नहीं, वो तो जब हमने बिल को देख लिया पता चल गया, लेखक भी होगा, लिखने वाला भी होगा, स्वीकार करने वाला भी होगा, पैसे भी लिखे जाएंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, बस अमाउंट कितनी बार लिखी है आपने यहाँ पे? 2 बार, एक बार शब्दों में, एक बार अंकों में, 2 बार अमाउंट लिखी गई है। क्योंकि जब वो आएगी, हुंडी आएगी, हुंडी में कई बार लिखा जाता है, आधा करके, पूरा करके, डबल करके, उसमें कई सारे तरीके होते हैं। बट यहाँ पे सीधा सीधा हिसाब है, 2 बार, एक बार अंकों में, एक बार शब्दों में। रियायती दिन, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन यहां से भी बना है कई बार। ये होता है अनुग्रह दिवस, यानी कि डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस का मतलब आपको कितने दिन की छूट दी जाएगी। तो बिल जब भी लिखा जाएगा तो उसमें कितने दिन की छूट दी जाती है? 3 दिन की। और इस लाइन को हमेशा रट कर मान लीजिएगा, प्रत्येक विपत्र का भुगतान तिथि निर्धारित करते समय अवधि विपत्र में विपत्र के स्वीकारकर्ता को विपत्र के भुगतान के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है, जिसे बोला जाता है अनुग्रह दिवस या डेज ऑफ ग्रेस। यानी कि अनुग्रह दिवस, यानी कि रियायती दिवस भी बोलते हैं इनको, याद रखेंगे हिंदी में, रियायती दिवस या अनुग्रह दिवस। हिंदी में क्या, इंग्लिश में बोलता है डेज ऑफ ग्रेस। कितने दिन का समय दिया जाएगा? 3 दिन का। 3 महीने कुछ नहीं, 1 महीने का भी बिल हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, दिनों में भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। जो भी समय होगा उसमें 3 दिन जोड़ने हैं। यानी कि अगर किसी बिल की पेमेंट कब होनी है? 1 अप्रैल को, तो 4 अप्रैल होगी, फिर वो 3 दिन जोड़ना ही जोड़ना है। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को बिल लिखा 1 महीने के लिए, तो भैया 1 अप्रैल से 1 महीना कितना होता है? 1 मई। 1 मई में 3 दिन जोड़े ही जोड़े जाएंगे, यानी कि 4 मई। ठीक। अगला क्वेश्चन कहां से बना है? एक क्वेश्चन यहां से भी संबंधित आया था, जहां पे वो आपको डेट देगा, टाइम देगा, और आपसे पूछेगा बताइए इसकी मैच्योरिटी डेट क्या है। मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता अवधि क्या है, मतलब पेमेंट वाली तिथि बताइए। अब यहां पर थोड़ी सी गलती ना करें, आइए देखो बताते हैं। भुगतान की तिथि या परिपक्वता तिथि, यानी कि मैच्योरिटी की डेट क्या होगी जब पेमेंट करनी है। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। विनिमय पत्र का भुगतान एक निर्धारित अवधि के बाद किया जाएगा, तो सबको पता है। वह अवधि समाप्त हो जाने पर उसमें 3 दिन क्या करने होंगे आपको? जोड़ने भी होंगे, ये बताया अभी। जोड़कर जो तिथि आएगी उसे भुगतान तिथि या परिपक्वता तिथि कहा जाता है। लेकिन इस केस में ध्यान रखना, अगर उस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे है अगर, जिसका आपको पता है, तो ऐसे केस में उसका पेमेंट 1 दिन पहले ही करनी पड़ेगी। अब बात यह है कि पब्लिक हॉलीडे पता है या नहीं पता है, नेशनल हॉलीडे पता है नहीं पता, ये तो पता होंगे आपको। खास खास तो पता ही होते हैं सबको। खास खास से मतलब कैसे? देखिए, होली दिवाली की कोई डेट फिक्स नहीं होती। 2 अक्टूबर सबको पता है, 26 जनवरी सबको पता है, 15 अगस्त सबको पता है, ये ऐसी डेट तो पता है। जिस डेट का आपको निश्चित पता ही पता है, उनको तो पता ही छोड़ दो। 25 दिसंबर सबको पता है, क्रिसमस। मतलब कुछ डेट तो क्या है, फिक्स है, तो उनका तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो क्या हुआ, अगर उस दिन अगर कोई पब्लिक हॉलीडे नेशनल हॉलीडे है, तो 1 दिन पहले पेमेंट करनी होगी। और अगर उससे पहले दिन भी क्या है, छुट्टी है, तो क्या करें? जैसे मान लीजिए 2 अक्टूबर को डेट पड़ गई, 2 अक्टूबर, तो आपको पता है 2 अक्टूबर तो छुट्टी होगी होगी। नहीं नहीं, संडे नहीं देखा जाता इसमें चीजों में। 2 अक्टूबर तो पता ही है, 2 अक्टूबर को छुट्टी है, तो सबको पता है 1 तारीख को पेमेंट करनी पड़ जाएगी। मान लीजिए आपको लिखा हुआ है कि 1 अक्टूबर को भी कोई पब्लिक हॉलीडे हो गया, अब पेमेंट कब करी जाए इसकी? पेमेंट 2 अक्टूबर को तो होनी थी, अब इसकी वजह से हमने 1 अक्टूबर को करी, 1 अक्टूबर को भी पब्लिक हॉलीडे पड़ गया, अब पेमेंट कब करी जाए? 1 अक्टूबर से पहले कौन सा दिन आता है? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को करें या कब करें?
अगर ऐसा कोई केस फंस जाए कि उससे पहले दिन भी क्या हो जाए, छुट्टी हो जाए, उस केस में फिर आपको करनी है अगले दिन। यानी कि फिर कब करेंगे आप, 3 अक्टूबर को। मतलब फिर आपको एक दिन बाद करनी पड़ेगी फिर, या तो एक दिन पहले या एक दिन बाद। सिंपल सा हिसाब, अगर एक दिन पहले उस दिन छुट्टी है तो एक दिन पहले कर दो, अगर उस दिन भी छुट्टी है तो फिर अगले दिन कर दो। तो देखो क्या लिखा, आइए सुनिए। एक एग्जांपल दे रखा है, विपत्र 1 अप्रैल 2014 को लिखा गया। इस स्थिति के कितने महीने बाद लिखा गया, तो भैया 1 अप्रैल से 3 महीने कितना बैठता है, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई। कंफर्म। तो क्या हुआ, 1 जुलाई आ गया। 1 जुलाई को क्या हुआ, 3 दिन जोड़ दो, कितनी पेमेंट बनी, 4 जुलाई, यानी कि पेमेंट करनी है 4 जुलाई को। यदि 4 तारीख को लिखा है, देखो 4 जुलाई को होगी, यदि इस दे तिथि को मतलब ड्यू डेट को कोई आकस्मिक छुट्टी हो जाए, हड़ताल हो जाए, राष्ट्रीय नेता की मृत्यु हो जाए, कोई ऐसा भी कारण हो गया, मतलब पब्लिक हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे, कुछ भी कारण हो जाए, तो फिर भुगतान कब होगा, आगामी तिथि लिखा है, गलत है, पहले होगा, एक दिन पहले। तो आप यहां पे कितना करेंगे पहले इसको, 3 को। अगर 3 को भी क्या है कोई, तब आप 5 को करेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, एक दिन पहले करनी है, और अगर उस दिन भी छुट्टी है तो बाद में करनी है। ये बात लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में चाहे तो, कि ड्यू डेट पर 3 दिन जोड़ने के बाद, यानी कि दे तिथि पर अगर कोई नेशनल हॉलीडे पब्लिक हॉलीडे है तो भुगतान एक दिन पहले किया जाएगा। ड्यू डेट, ड्यू डेट मतलब ब्रैकेट में लिख रहे 3 दिन जोड़ने के बाद, 3 दिन जोड़ने के बाद, रियायती दिवस जिन्हें बोला जाता है। 3 दिन जोड़ने के बाद, ब्रैकेट बंद कर लीजिए अपना। तो यहां क्या लिखा, दे तिथि पर यदि, दे तिथि पर यदि कोई पब्लिक हॉलीडे या नेशनल हॉलीडे होता है, या कोई कैजुअल लीव छुट्टी हो जाती है, कैजुअल जैसे होता है ना, हड़ताल हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, पब्लिक हॉलीडे या नेशनल हॉलीडे होता है, तो भुगतान एक दिन पहले किया जाएगा। तो भुगतान एक दिन पहले किया जाएगा। और यदि उस दिन भी अवकाश है, और यदि उस दिन भी अवकाश है, यानी कि उस दिन भी छुट्टी लीव है, कोई हॉलीडे है कोई, यदि उस दिन भी कोई अवकाश है, तो दे तिथि के अगले दिन, यानी कि आगामी दिवस को पेमेंट की जाएगी, नेक्स्ट डे पेमेंट की जाएगी। यदि उस दिन भी छुट्टी है तो दे तिथि यानी कि ड्यू डेट के नेक्स्ट डे, आगामी दिवस, अगले दिन, नेक्स्ट डे, जो लिखना चाहो वो लिख लीजिए, पेमेंट की जाएगी। ठीक। आगे बढ़े। अभी भी बताया था, स्वीकार करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अगर मैंने बिल लिखा है तो उस बंदे को स्वीकार भी करना पड़ेगा। तो भैया स्वीकार करने के बाद क्या कहते हैं, देखो क्या लिखा, जब विनिमय पत्र लिखा जाता है तब इसे लिखने के बाद स्वीकारक के पास भेजा जाता है, स्वीकारक मतलब उस क्रेता के पास भेजा जाता है। देनदार इस विपत्र के मुख्य पृष्ठ पर स्वीकृति लिखकर, उस पर क्या लिखेगा, हिंदी में स्वीकृति, इंग्लिश में लिखेगा एक्सेप्टेड, लिखकर अपना हस्ताक्षर करके विपत्र को वापस कहां भेज देगा, लेखक के पास यानी ड्रॉयर के पास भेज देगा। इस क्रिया को बोलते हैं विपत्र की स्वीकृति करना, एक्सेप्टेंस। तो पूछा जाए स्वीकृति क्या होता है, तो स्वीकृति मतलब देनदार के द्वारा स्वीकार करना, यानी कि भुगतान करने का वादा देना। तो फाइनली ने क्या कर दिया, पेमेंट करने का वादा कर दिया, ठीक है जी, मुझे स्वीकार है बात। अब स्वीकृति होती कितने प्रकार की है, तो स्वीकृति कितने प्रकार की बताई गई है, 2। ठीक। चलिए, तो बताएगा स्वीकृति, बस इस नाम, इस चीज का ध्यान रखिएगा, स्वीकृति कितने प्रकार की होती है, तो इसे भी अंडरलाइन करेंगे अपने को। कितने प्रकार की होंगी, 2। पहला साधारण स्वीकृति, और दूसरा क्या होता है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, यानी कि विशेष या मर्यादित। देखिए कुछ नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं है, आपके लेखक ने आपके ऊपर बिल लिखा, आपने उसे हूबहू क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया बिना किसी बदलाव के, तो होती है सामान्य स्वीकृति। जैसे अभी बिल कौन सा लिखा था, कि मैं वो इस तिथि के 2 महीने पश्चात 25,000 रुपए मुझे या मेरे आदेश अनुसार इस व्यक्ति को दे देना, ये सारी बातें उसे मंजूर, उन्होंने क्या कर दिया, साइन कर दिया, इसे बोला जाता है कौन सी स्वीकृति, साधारण।
उनने किसी प्रकार का कोई चेंज, लेकिन एक होती है कौन सी, मर्यादित, यानी कि विशेष, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। इसे सीमित या शर्त रहित स्वीकृति क्यों कहा जाता है, सुनिए। जब विपत्र का स्वीकार करता है या देनदार स्वीकृति देते समय भुगतान संबंधी कोई शर्त लगा देता है, यानी कि इसने कुछ बात जोड़ दी अपनी तरफ से, इसने कुछ ना कुछ क्या कर दिया, उसमें चेंज कर दिया, तब उस केस में कहा जाता है कौन सी स्वीकृति, मर्यादित, यानी क्वालिफाइड। जैसे मान लीजिए माल सुरक्षित पहुंचने पर भुगतान के लिए स्वीकृति 50,000 के स्थान पर क्या लिखा है, 40,000 के लिए स्वीकृति आदि। मतलब माल सुरक्षित पहुंचने पर भुगतान के लिए स्वीकृति, ऐसा कुछ लिख दिया। लाइन जुड़ गई नहीं जुड़ गई, क्या जोड़ दिया ने, माल सुरक्षित पहुंचने पर, इसका मतलब कि अगर माल सुरक्षित आएगा तो ही पेमेंट करूंगा। तो स्वीकार करते टाइम एक लाइन जोड़ दी ना अपनी तरफ से, ये शर्त है नहीं है, ये शर्त ही तो है कि अगर माल सही पहुंचेगा तो पेमेंट दूंगा। या फिर 50,000 के स्थान पर क्या लिख दिया, 40,000 लिख दिया, तो भी इन्होंने कुछ चेंज कर दिया। तो मतलब क्या है, कुछ ना कुछ बदलाव करना अपनी तरफ से। कोई भी अगर आप इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, ऐसे केस में अगर आप स्वीकृति देते हैं तो क्या हो जाती है वो, मर्यादित। नॉर्मली वैसा कौन सी चलती है, सामान्य स्वीकृति चलती, वैसे यही है। अब आ जाइए, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हम, विनिमय पत्र के प्रकार। देखिए प्रकार की बात करें तो पहला कौन सा टाइप दे रखा है, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग मतलब किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला ये, दो प्रकार के बिल होते हैं ये यूज के आधार पर देखा जाए तो। पहला कौन सा होता है, व्यापारिक बिल। अब तक हम बार बार किसकी बात कर रहे थे, माल बेचने वाला, माल खरीदने वाला, तो इसका मतलब व्यापार तो हो रहा है। माल बेचने वाला, माल खरीदने वाला क्या कर रहे हैं, यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई माल बिल लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, व्यापारिक बिल। लेकिन अगर आपसी सहायता के लिए बिल लिखा जा रहा है तो होता है कौन सा, अनुग्रह, एकोमोडेशन बिल। मतलब कि आपसी सहायता के लिए कैसे लिखा जा सकता है, मान लीजिए दो व्यापारी हैं या दो दोस्त हैं, उनमें से दोनों को पैसों की जरूरत है, भाई दोनों में से पैसों की जरूरत है या किसी एक को पैसे की जरूरत है। मान लीजिए हम दो व्यापारी हैं, मुझे पैसों की जरूरत है और मैं आपसे पैसे मांगता हूं और आपके पास पैसे अभी नहीं है मान लीजिए, तो क्या करें, या तो बैंक से लोन ले लो या किसी से उधार मांग लो, या फिर एक तरीका यह है कि दोनों ही व्यापारी हैं, मैं आपके ऊपर एक बिल लिख देता हूं अभी के लिए कि भाई आज से 3 महीने बाद कि आप मुझे इतने रुपए देंगे। अब बात आती है आप क्यों देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी बिल लिख दिया है, 3 महीने बाद ही तो देना है। अभी मैं इस बिल को लिखूंगा, आप स्वीकार कर लो, मैं इस बिल को लेकर कहां जाऊंगा, बैंक के पास। बैंक में से 500 रुपए जो भी कमीशन काटेगा काट लेगा और बाकी पैसा मुझे वापस दे देगा, मतलब मुझे दे देगा, मैं उस पैसे को इस्तेमाल करूंगा। जब 3 महीने बीत जाएंगे, जब आपको पेमेंट करने का टाइम आएगा, तो 3 महीने बाद वो पैसे जो मुझे मिले थे, मैंने जो इस्तेमाल करा, अब मेरा काम चल गया, वो पैसे मैं 3 महीने बाद आपको दे दूंगा और आप उसकी क्या कर दो, पेमेंट कर दो। तो आपकी जेब से कुछ गया, यानी कि 3 महीने बाद मैं ही आपको दूंगा पैसे, बट क्या हो गया, मेरा भी काम चल गया और आपका भी चल गया। तो काट लिया ना 50 से, पैसा मिल भी तो गया ना, जरूरत थी तो। देखिए पैसा जरूरत, जब जरूरत होती है, और व्यापारियों के लिए 50, मतलब व्यापारियों के लिए कमीशन कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उन्हें पता है इस पैसे को लेकर वो इससे ज्यादा कमा लेंगे। नॉर्मली बिजनेसमैन लोन क्यों लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना कि उससे ज्यादा ही कमाएंगे। अब लोन लेने की जो प्रोसेस होती है उनसे तो बच गए, और इसमें कमीशन ज्यादा नहीं करता, कमीशन बहुत कम कटता है, लोन पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या है, एक दूसरे की सहायता के लिए बिल लिखा जाए। अब मान लो मुझे भी जरूरत है पैसों की, आपको भी जरूरत है, तो एक काम करें, बिल लिख देते हैं, या तो तुम मुझ पे लिख दो या मैं आप पे लिख दूं। बिल लिखने के बाद पैसे ले लेंगे बैंक से, जो भी तरीका होगा बांटने का बांट लेंगे, जिसको जैसी जरूरत होगी बांट लेंगे। पेमेंट के टाइम पे आपस में दोनों पैसे इकट्ठा करो जैसे जैसे लिया था, और बाद में उस बिल की क्या कर दो, पेमेंट कर दो। तो क्या लिखा है देखो, व्यापारिक बिल, कॉमर्शियल बिल कौन सा होता है, व्यापारिक विनिमय पत्र उधार पर माल के क्रय विक्रय के संबंध में लिखा जाता है। लिखा है जब माल खरीदा बेचा जाता है तब लिखा जाता है बिल। और ये अकोमोडेशन बिल कब लिखा जाता है, अनुग्रह विपत्र से विराय ऐसे बिल से है जो बिना किसी प्रतिफल के, बिना किसी प्रतिफल मतलब बिना माल खरीदे बेचे, एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को आर्थिक सहायता करने के लिए, पैसों से संबंध सहायता करने के लिए
लिखा और स्वीकृत किया जाता है। इसे सिफारशी विपत्र भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एकोमोडेशन यानी कि अनुग्रह पत्र कौन से होते हैं? अनुग्रह पत्र किसके लिए लिखे जाते हैं? आपसी सहायता के लिए। आर्थिक सहायता यानी कि आपसी सहायता करने के लिए, यानी कि इसमें व्यापारिक कार्य नहीं होता, इसमें व्यापार की कोई चीज नहीं है। व्यापार मतलब खरीदना बेचना जैसा कुछ नहीं इसमें। ठीक भाई। तो प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार का बिल हो गया? 2। आगे बढ़ता हूं। अगला कौन सा बिल है? अवधि मतलब होता है टाइम के आधार पर। टाइम के आधार पर भी कितने प्रकार का बिल है? 2। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, याद होगा। एक दर्शनी बिल होता है, साइट बिल, और एक कौन सा होता है? मुद्दती, यानी कि सावधि जिसे बोलते हैं, समय के आधार पर। दिखाएंगे भी। दर्शनी मतलब क्या है? मांगने पर पेमेंट हो जाएगी, टाइम पीरियड नहीं होता इसमें। देखो क्या लिखा है, जिन विनिमय पत्रों का भुगतान मांगने पर किसी भी समय किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, उसे दर्शनी पत्र कहते हैं। किसी भी समय मतलब कोई 1 महीना नहीं, कोई 2 महीना नहीं, कोई 3 महीना नहीं, जिस दिन दिखा दोगे उसी दिन पेमेंट। जैसे चेक, बैंक जाओ, चेक दिखाओ, पेमेंट ले लो। इन्हें समय अवधि के स्थान पर मांग पर, अब देखिए इसमें समय अवधि तो होती नहीं, मांग पर, दर्शन पर, प्रस्तुति पर आदि शब्द लिखे जाते हैं इसमें, क्योंकि इसमें समय नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ है? मांगने पर। जैसा अभी थोड़ी देर पहले याद है, इसमें क्या लिखा था? इस तिथि के 2 माह पश्चात, इसमें टाइम लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा होगा? मांगने पर। दिखा देते हैं, वो भी इसमें हैगा, देखा देखिए। तो पहली चीज देखिए, ऐसे विपत्रों को स्वीकार करना या उन पर टिकट लगाने की जरूरत, ये लाइन तो आपको ध्यान रखनी है जरूर। ऐसे विपत्र को स्वीकार करने की और उन पर टिकट लगाने की कोई जरूरत क्यों? तो चेक तो बिल है ही नहीं, चेक तो बिल होता ही नहीं। देखिए अब क्या लिखा है यहाँ पे? मांग पर, या तो मांग पर लिखा होगा, दर्शन पर, या प्रस्तुति पर। मांग पर श्री प्रकाश अरोड़ा को या उनके आदेशित व्यक्ति को अथवा ग्राहक को 25,000 रुपए का भुगतान कर दीजिए, इसका प्रतिफल प्राप्त हो चुका है। साफ साफ क्या लिखा हुआ है इसमें? मांग पर। इसमें टाइम नहीं लिखा, यानी कि जिस दिन ये प्रकाश अरोड़ा या कोई व्यक्ति जाकर इस बिल को क्या दिखा देगा, उस बंदे को दिखा देगा, तो पेमेंट करनी पड़ेगी। और ऐसे बिल लिखे नहीं जाते, सरकार द्वारा लिखे जाते हैं ऐसे बिल ज्यादातर। ठीक है, यानी कि ऐसे बिल लिखे नहीं जाते नॉर्मली। अगला कौन सा है? मुद्दती बिल, यानी कि टाइम बिल, यूजांस बिल जिसे बोलते थे हम। मुद्दती विनिमय पत्र का मतलब कौन सा होता है? जिनका भुगतान विपत्र में दी गई एक निश्चित अवधि बीतने पर ही किया जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीना, वो होता है। ओके, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया इसमें मांग पर या दर्शनी विपत्र में लिखा मान लिया जाता है। क्या लिखा है? अगर विपत्र में कोई निश्चित अवधि ना हो तो उसे सीधी बात, उसे क्या मान लेंगे? दर्शनी। भाई जब टाइम नहीं लिखा हो तो दर्शनी मानना पड़ेगा उसे। फाइनली इसकी भुगतान की तिथि गणना करने में 3 दिन जोड़े जाते हैं। उसमें 3 दिन जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बात है, जब मांगने पर ही पेमेंट मिल जाएगी तो 3 दिन जोड़ के क्या मिलेगा? आप पता नहीं जिस दिन चले जाएंगे उस दिन मिल जाएगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है? आज से 3 माह बाद, लिखा है ना साफ साफ, 3 महीने बाद देना, तो बात ही खत्म होगी, टाइम लिखा है। और इस पर टिकट भी लगा होना चाहिए, स्वीकार भी करना पड़ेगा। हाँ तो 3 महीने जोड़ लो। हाँ, और 3 दिन फ्री के जोड़ो। 4 जुलाई, 4 जुलाई को छुट्टी है तो 3 जुलाई को कर दो, 3 को भी छुट्टी है तो 5 को कर दो। तरीका तो वही रहेगा, है तो बिल वही। अगला कौन सा है? भुगतान के आधार पर। देखिए भुगतान के आधार पर भी कितने प्रकार का होता है? 2, या तो मिलेगा या देना पड़ेगा। अभी नाम ही तो मैंने पढ़ा था, बीआर और बीपी। बीआर मतलब जिसका भुगतान प्राप्त हो, बीपी मतलब जिसका भुगतान देना हो। प्राप्य पत्र से आशय उस पत्र से जिसका भुगतान उस व्यक्ति को मिलता है जिसके पक्ष में वह लिखा गया होगा। जिसके पक्ष में लिखा उसको पैसा मिल जाएगा, या फिर जिसको बेचान कर दो उसको भी मिल जाएगा। विपत्र स्वीकार होने के पश्चात ड्रॉयर के लिए यह विपत्र संपत्ति बन जाता है। हमें पता है बीआर हमेशा कहां लिखा जाता है? बैलेंस शीट के एसेट्स में, क्योंकि मेरी संपत्ति में जब चाहूं इसको पैसा ले सकता हूं। और अगला कौन सा बिल है? बिल पेबल, क्योंकि इसका भुगतान देना है, और जैसे आपने इसे स्वीकार कर लिया आपकी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी।
क्योंकि जब मैंने इसे साइन करके दे दिया इसका मतलब मुझे पैसा देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो भुगतान के नाम पे कितने प्रकार का हुआ? तो एक पैसा मिलेगा, एक पैसा देना है, BRB पे। अगला किसके आधार पर दे रखा है? स्थान के आधार पर। देशी बिल, या अगर देश के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो एक देश के अंदर अंदर तो देशी, और अगर देश की सीमा से बाहर, मतलब एक व्यापारी यहाँ का और एक व्यापारी बाहर का है, तो कौन सा बिल हो जाएगा? विदेशी। इसके बारे में शायद बताने की जरूरत नहीं है कि देशी बिल क्या विदेशी बिल क्या है। देशी मतलब देश के अंदर अंदर, और विदेशी मतलब देश की सीमा से बाहर। हो गया। अगला कौन है? भुगतान पाने वाले के अनुसार। भुगतान पाने वाला मतलब जिसको पैसा मिल रहा है उसके आधार पर कह रहा है। एक तो कौन सा है? वाहक विनिमय पत्र। देखिए ये शब्द देख रहे हैं, वाहक का मतलब क्या होता है भैया? वाहक का मतलब सीधा सीधा जिसके पास ये बिल होगा उसको इसके पैसे मिल जाएंगे। आई बस में जैसे चेक होता है, वाहक चेक, एक याद होगा चेक दो प्रकार का होता है, एक तो क्रॉस चेक, एक वाहक चेक होता है। तो वाहक चेक का मतलब क्या है? वो चेक जिसके पास होगा पैसे वो ले लेगा जाके। और क्रॉस चेक क्या होता है? जिसके ऊपर दो समांतर लाइन खींची जाए, अब जिसका नाम लिखा होगा सिर्फ उसी को पैसे मिलने हैं। तो ऐसी ये जब विपत्र के वाहक को भुगतान पाने का अधिकार हो, यानी कि इस बिल पे भले ही किसी का भी नाम लिखा हो, जिसके पास ये बिल होगा उसको इसका पैसा मिलेगा, इसे बोलते हैं वाहक। ठीक, तो वाहक तो ये हो गया। और अगला कौन सा है? जैसे आदेश। आदेश मतलब आदेश मतलब इसमें पैसा सिर्फ उसी को मिलेगा जिसमें इसका लिखा जाएगा नाम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपका नाम लिख कर दिया है तो आपको ही पैसा मिलेगा, या फिर आप जिसको कह देंगे उसको मिलेगा। बट ऐसा नहीं कि जो चाहे वो ले जाओ, उस पर लिखित में नाम होना जरूरी है। ठीक भाई। देखिए वाहक बिल मतलब होता है जिसमें किसी इसे बोलते हैं बियरर, BERER। बियरर मतलब क्या होता है? वाहक मतलब होता है कि इसमें इस बिल में फॉर एग्जांपल ए ने बी के नाम बी को लिखा, तो पैसे किसको मिलने चाहिए? ए को। अब ए को पैसा मिलेगा क्योंकि नाम किसका लिखा है? ए का। या फिर ए जिसको कह देगा उसको मिलेगा, यानी कि या तो मुझे मिलेगा या मैं जिसको कहूंगा उसको मिलेगा। ये तो हुआ आदेश, ये आदेशित वाला, यानी कि या तो मुझे मिले मेरा नाम लिखा है, या मैं जिसको कहूंगा उसको मिले। और एक होता है वाहक, मेरा नाम लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कह रहा हूं इससे फर्क नहीं पड़ता, जिसके पास ये बिल होगा उसको मिल जाएगा जाके। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उस बिल को बेचान करने की जरूरत, बेचान मतलब उसके ऊपर नोट लिखने की जरूरत नहीं कि इस व्यक्ति को पैसे दे दो। जैसे आदेशित है, अगर मैं किसी और को देना चाहूं तो मुझे इसके पीठ पर मतलब पीछे एक नोट लिखना पड़ेगा कि भाई मेरे आदेश अनुसार इस व्यक्ति को ये चेक का भुगतान, इस बिल का भुगतान कर दो। उसका नाम लिख दिया मैंने तो पैसे उसको मिल जाएंगे। बेचान करना ऐसा कहते हैं, एंडोर्स करना। बट अगर वाहक होता तो मुझे कोई भी नोट लिखने की जरूरत, क्योंकि उसका तो नियम ही है कि जिसके पास है उसको पैसा मिल जाएगा। इवन अगर आपने बिल मेरे पास है, मेरा नाम लिखा और आप चोरी करके उसे पैसे लेने चले जाओ तो आपको तब भी मिल जाएगा, क्योंकि जिसके पास होगा उसे मिलेगा। जैसे चेक बताया था मैंने अभी आपको कि चेक एक नॉर्मल चेक होता है, बियर चेक, उस पर किसी का नाम लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जाकर जो जिसके पास चेक होगा उसको पैसे मिले। अगर रास्ते में चेक हो गया और किसी ने उठा लिया तो मान लीजिए वो भी बैंक से पैसे ले लेगा। तो वहां का भी वही है, जिसके पास बिल मिल गया उसको पैसे मिल जाएंगे। और आदेशित मतलब जिसका नाम लिखा होगा उसे ही मिलेंगे। ठीक, अभी रही बात है ये देखिए लाभ, ये लाभ आप पढ़ लीजिएगा। जैसे बताया था कि लाभ का कोई फायदा मुझे तो नहीं है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में और चेक में क्या दे रखे हैं कुछ अंतर, चलिए देखते हैं। पहला, विनिमय पत्र कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, एक व्यापारी कोई भी हो वो लिख देगा, पर चेक बस वही लिखता है जिसका बैंक में खाता हो वो, क्योंकि जिसका बैंक में खाता ही नहीं होगा वो लिख ही नहीं पाने का। स्वीकृति की बात करें, विनिमय पत्र को देनदार से स्वीकार कराना आवश्यक है, उसमें किसी भी आवश्यक, कभी देखा आपने चेक को किसी से स्वीकार करना पड़ता है? जिसका चेक है उन्हें चेक में साइन करता हो दे देता है, बस जाकर कोई भी पैसे ले लो या खुद ले लेगा, मतलब बैंक से साइन कराने की जरूरत
ये नहीं कि बैंक जाकर स्वीकार करे हाँ मैं दूंगा पैसे, ले जाऊंगे तो देगा ही देगा वो। तीसरा, विनिमय पत्र का भुगतान मांग पर या निश्चित अवधि बीतने पर हो, तो बता दो 2 प्रकार का, या तो मांगने पर मिल जाएगा या टाइम बीतने पर। बट उसका पैसा हमेशा उपस्थित करने पर ही, मांगने पर ही मिल जाता है। जैसे आप उस बिल चेक को लेकर जाओगे बैंक, आपको पैसा मिलेगा, यानी कि सिर्फ किस पर भुगतान होता है, मांग पर। अगला क्या है, टिकट। टिकट मतलब विनिमय पत्र में मूल्य अनुसार क्या लगा जाता है, टिकट। अब बता दें, स्टैंप कौन से वाले बिल पर, मुद्दती वाले पर, दर्शनी वाले पर टिकट नहीं लगाई जाती। चेक पर कभी टिकट लगती हुई देखी है, चेक पर कोई टिकट नहीं होती। रेखांकन, विनिमय पत्र का रेखांकन यानी क्रॉस नहीं करा जाता, बट चेक का तो क्रॉसिंग होता है, तो मैंने पढ़ा है, चेक का रेखांकन 2 साइड में लाइन खींची जाती है। अनुग्रह दिवस, बिल में कितने दिन दिए जाते हैं, 3 दिन अनुग्रह दिवस। चेक पर कोई ऐसा कोई दिन का मैटर, क्योंकि उसे तो मांगने पे पेमेंट मिली जाती है। निकराई, निकराई मतलब होता है नोटिंग। अगर कभी बिल कैंसिल हो जाए तो आपको एक नोटरी होता है, पब्लिक नोटरी, मतलब एक अधिकारी नियुक्त कर रखा है सरकार ने, आप उसके पास जाओ, उसे दिखाओ, वो वेरीफाई करेगा कि पेमेंट नहीं मिली, तब उस पर साइन कर देगा, और तब आप जाकर उसे कोर्ट ले जा सकते हो। मतलब पहले उसे नोटरी से पहले क्या करना पड़ेगा, उसे वेरीफाई कराना पड़ता है। बट चेक में ऐसा कुछ भी मैटर, चेक तो कैंसिल हो गया तो बात ही खत्म, इसमें कोई नोटरी वोटिंग करानी जरूरत नहीं पड़ती। भुगतान रोकना, क्या विनिमय पत्र का भुगतान रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता। अगर आपने एक बार लिख दिया, 3 महीने का टाइम मिल गया, तो इसका पेमेंट रोक नहीं सकता वो व्यक्ति, पैसा उसे देना पड़ेगा ही पड़ेगा। बट चेक की पेमेंट रोकी जाती है कई बार, आपने देखा हो, आपके खाते में अगर क्या हो, खाते पे अगर सर उसने बैंक ने होल्डिंग लगा रखी है, मतलब रोक लगा रखी है, तो आपके पेमेंट करने से क्या कर देगा वो, मना कर देगा, आपका चेक रोक देगा वो। या फिर कोर्ट ने ही आदेश दे रखा है कि इसके खाते की सारी पेमेंट क्या कर दी जाए, होता ना कि खाता सीज कर देती है सरकार, कोर्ट सीज कर दे या बैंक सीज कर दे खाता, तो उससे पेमेंट नहीं होती, उसके चेक क्या कर देते हैं सारे, रोक दिया जाता है। इवन आप भी, आप बैंक को फोन कर दो भाई इस नंबर का भुगतान मत करना, तब भी रोक देगा वो। बट इसमें ऐसा कोई मैटर नहीं होता। दायित्व, विनिमय पत्र को भुगतान दिक्ति पर उपस्थित न करने पर लेखक का दायित्व, मतलब विनिमय पत्र को भुगतान तिथि पर उपस्थित न करने पर लेखक का दायित्व समाप्त हो जाता है। ये गलत लिखा, लेखक का नहीं होगा। अगर विनिमय पत्र को भुगतान तिथि पर आप उपस्थित ना करें, मतलब बिल लेने के टाइम पर आप उसके बिल को ना दिखाएं, तो जिसको पैसा देना है उसका दायित्व खत्म हो जाता है, जिसको देना है। ये लेखक शब्द लिखा है यहाँ पर गलत। भाई अगर आप टाइम पे बिल नहीं दिखाओगे तो पेमेंट करेगा क्यों, आप उसे 3 महीने बाद, 3 महीने बाद जाकर उसे पेमेंट लेकर आनी पड़ेगी ना। चेक में ऐसा कोई मैटर नहीं, इसका मतलब वहां पे दायित्व बना रहेगा ही रहेगा। मान लीजिए अगर मैंने आपको चेक दिया और आप चेक लेकर बैंक ना जाए पेमेंट लेने, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपने बैंक में नहीं लेके तो मैं नहीं दे रहा पैसे, अब तुम्हारी गलती है, तुम क्यों नहीं लेगे। आप भले उस चेक को बैंक ना लेके जाए और वो चेक क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, टाइम कैंसिल 3 महीने बाद खराब हो जाए, तो भी मेरा दायित्व बना रहेगा, यानी कि पैसे तो मुझे देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आई बस में, इसमें जो लेखक शब्द लिखा वो इस केस में लिखा हुआ है कि मान लीजिए मैंने वो चेक, वो बिल, मैंने बिल लिखा आपके ऊपर और मैंने ये बिल किसी और को दे दिया कि भाई पैसे तू ले लेना उसके। अब अगर ड्यू डेट पे जाकर वो ना जाए उसके पास, तो वो बंदा आकर मुझसे पैसे नहीं मांग सकता अब, कि भाई आप लोगों ने पैसे नहीं दिए, यानी कि मैं गया जाना भूल गया, अब मेरी कोई जिम्मेदारी, मैंने टाइम दिया था, आपको जाकर पैसे लेकर आने चाहिए थे, अगर नहीं लिए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लिखने वाले की कोई जिम्मेदारी अब। लेकिन इसमें ऐसा, इसमें भैया चेक लिखना, जिसने चेक बनाया उसकी जिम्मेदारी बनी रहेगी जब तक कि पेमेंट ना हो जाए। आप ये नहीं कहेंगे कि आपने पेमेंट नहीं ली बैंक से तो आपकी गलती। प्रयोग, विनिमय पत्र का प्रयोग कहाँ करा जाता है नॉर्मली, व्यापारिक कामों में। कभी देखा आपने और हमने कभी बिल लिखा है, पर चेक का प्रयोग पर्सनल लोग भी करते हैं, नॉर्मल लोग भी, व्यापारी लोग भी करते हैं, सभी करते हैं चेक का प्रयोग। तो प्रति की बात करूं, प्रति मतलब कॉपी, तो विनिमय पत्र की कितनी कॉपी बनाई जाती है, नॉर्मली 2 बनाई जाती हैं, विदेशी बिल है तो 3 बनाई जाती हैं। याद रखिएगा बात, नॉर्मली बिल की कितनी कॉपी बनती है, 2, बट विदेशी है तो कितनी बनती है, 3। ये क्वेश्चन आगे जाकर मिलेगा आपको। और चेक की केवल कोई प्रति नहीं बनाई जाती, एक ही प्रति होती है, बात खत्म। हाँ वो 3 लिखा है, बट इन्हें एक क्लियर नहीं करा कौन सा बिल, बिल तो देसी भी है, बिल विदेशी भी है। 2, अगर सिर्फ विनिमय पत्र लिखा तो आप 2 बता दें,
अगर विदेशी लिखा हुआ है साफ साफ तो 3 बताएं, बिल के नाम पे 2 ही बताएं आप। फॉर्म का प्रयोग क्या रखा है? विनिमय पत्र के लिए साधारण कागज का प्रयोग भी कर सकते हो आप। स्टैंप लगाओ, मोहर लगाओ, बन गया पेपर। और चेक के लिए कोई साधारण पेपर होता कोई? चेक का तो वही पेपर होता है जो बैंक देता है, सीधी सी बात है। हाँ, विदेशी में 3 होती हैं। अगला कौन सा है? देखिए, प्रतिज्ञा पत्र और विनिमय पत्र दोनों होते इस्तेमाल एक ही काम के लिए, पेमेंट के लिए। दोनों को दोनों क्या है? विनिमय साधन प्रलेख है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। दोनों में बस अंतर, पहला तो अंतर क्या है, वो ये सेक्शन 4 है, वो सेक्शन 5 है, ये फॉर्म आता है। दूसरा अंतर क्या है, उसमें आदेश दिया जाता था, इसमें प्रतिज्ञा की जाती है। एक बात है, उसमें लिखने वाला अलग था, स्वीकार करने वाला अलग था। इसमें लिखने वाला भी और स्वीकार करने वाला भी दोनों कौन होगा? एक ही बंदा होगा। मतलब नाम में क्या लिखा हुआ है इसमें? प्रोमिस करना, प्रतिज्ञा करना। अभी अभी बताया था 2 बंदे होते हैं, माल बेचने वाला और माल बेचने वाला खरीदने वाले को आदेश देता है कि आप मुझे पैसे दोगे, मेरे कहने पर किसी को दोगे, तो 2 तो हम ही हो गए। फिर जिसको पैसा मिलेगा फिर वो हो गया। प्रतिज्ञा पत्र में माल खरीदने वाला खुद ही प्रतिज्ञा कर लेता है कि भाई मैं आज से इतने समय बाद आपको पैसा दूंगा। एक बात तो, इसका मतलब मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं साफ साफ कि मैं आपको पैसे दूंगा। अब सीधी बात, मैंने आपका नाम लिख के कह दिया कि मैं आपको या आपके कहने पर किसी को पैसा दूंगा, तो इसका मतलब बिल मैंने लिखा, पेमेंट भी मुझे ही देनी है, तो एक तो मैं हो गया। दूसरा कौन होगा? जिसको मैं पैसे दूंगा, या तो आप ले लेना या कोई और ले लेगा। तो कितने बंदे होंगे? सिर्फ 2। एक पैसा लेने वाला और एक बिल, मतलब प्रोमिस नोट लिखने वाला जो पैसा देगा। तो इसमें कौन पक्ष होंगे? 2, भुगतान पाने वाला और भुगतान देने वाला। यानी कि एक कौन होगा? लिखने वाला और एक पैसा लेने वाला। इसमें सिग्नेचर कराने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बात आइए, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि मैं आपको पैसे दूंगा, मैंने लिख दिया, अपने साइन कर दिए, काम खत्म, और आपको दे दिया एक फॉर्म, मान लो। अब जरा मुझे बताओ, आपके साइन करने की जरूरत है इस पर? जब मैं खुद गारंटी ले रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा, लिखित में मैं तुम्हें साइन करके दे रहा हूं, तो आप साइन करो या ना करो, क्या फर्क पड़ेगा उससे? अगर आप साइन नहीं करोगे तब भी तो आप इस पेपर को लेकर जा सकते हो कि भाई इन्होंने मुझे गारंटी दी थी, साइन करके दिया था, और आप साइन कर दो तब भी बात वही रहेगी। तो इसका मतलब साइन करने स्वीकार करने जैसा कुछ भी, क्योंकि जो बिल लिख रहा है वही तो स्वीकार करने वाला बंदा है, जिसने लिख के साइन कर ही दिए, तो स्वीकार की बात ही कहाँ उठी इसमें? देखिए, वही 1881 के हिसाब से प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित प्रलेख है। ये भी कैसा होता है? लिखित ही है, बैंक नोट या करेंसी नोट के छोड़कर। देखिए, इसमें बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं आते। बैंक नोट मतलब, करेंसी नोट मतलब कैसे कहना चाह रहा है? कोई चेक या फिर नोट, इसमें नहीं आते। देखा जाए नोटों पे भी वादा होता है, आप नोटों पे देखते हो ना, किसके? गवर्नर के साइन होते हैं कि मैं इसके धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। वो भी तो वचन ही दे रहा है, बट वो इसके अंदर शामिल नहीं है। जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होंगे, लिखने वाला मतलब जो लिख रहा है उसकी साइन होंगे, तथा जिसमें लिखने वाले की ओर से शर्त रहित प्रतिज्ञा होती है। ये भी क्या है? एक, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? ये एक प्रतिज्ञा, वो आदेश था, और ये क्या है? ये प्रतिज्ञा है कि वह किसी व्यक्ति विशेष को या उसके आदेशानुसार से किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रलेख के वाहक को एक निश्चित धनराशि का भुगतान करेगा। समझ में बात? यहां तो सीधा सीधा बस कौन है? वादा कर दिया कि भाई मैं आपको पैसे दूंगा, एक मैंने वादा करा पैसे देने का, और जिसको वादा करा उसको पैसे दे दूंगा, बात खत्म। यानी कि यहां पर 3 पक्षकारों की जरूरत है। यहां पर कितने पक्षकारों की जरूरत है? सिर्फ 2। पहला, इसकी विशेषताएं क्या? पहला तो क्या है? लिखित है। ये भी क्या होता है? एक लिखित ही होगा। तो लिखित शर्त रहित भुगतान की प्रतिज्ञा है, मतलब भुगतान करने की प्रतिज्ञा ले रहा है वो व्यक्ति। लेखक, लेखक मतलब जो प्रतिज्ञा कर रहा है, तो इस पर लेखक अर्थात प्रतिज्ञा करने वाले के साइन होंगे। जो लिख रहा है, जो प्रतिज्ञा कर रहा है, वही साइन करेगा। भुगतान पाने वाले का नाम, नाम तो लिखना पड़ेगा। इस पर भुगतान पाने वाले का नाम लिखा जाता है कि किसको दूंगा, ये तो लिखना पड़ेगा। भाई मैं अगर प्रतिज्ञा कर रहा हूं तो मैं उसमें लिखूंगा मैं आपको, यानी कि आपका नाम, या आपके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को पैसे दूंगा।
तो इनका मतलब आपका नाम लिखना पड़ेगा मुझे। निश्चित रकम, इसमें भी सेम वही बात, रकम इसमें भी होगी, टिकट इसमें भी होगी, भुगतान इसमें भी होगा, विधान इसमें, मतलब वही, इसके ऊपर नियम कौन सा लागू होता है, वही एनआई 1881 वाला। और लेखक निश्चित व्यक्ति होगा। कह रहा प्रतिज्ञा पत्र का लेखक एक निश्चित व्यक्ति होना चाहिए। यदि कोई कल्पित नाम से हस्ताक्षर करता है तो उसे भी लेखक के रूप में उत्तरदायी ठहराया। मतलब किसी ने मान लो ऐसे व्यक्ति का नाम लिख दो किसी का, तो उसी को मान लिया जाएगा फिर वो। प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकार कितने होंगे, सिर्फ दो, एक ड्रॉयर, एक पेई। ड्रॉयर मतलब वही मेकर। इसमें ड्रॉई जैसा कुछ नहीं है। ड्रॉई क्यों नहीं है, क्योंकि स्वीकार करने वाला इसमें अलग व्यक्ति नहीं, वही व्यक्ति है। तो याद रखेंगे इसमें सिर्फ दो पक्षकार होंगे। पेपर में कहीं यहां से क्वेश्चन बनता है कि इसके कितने पक्षकार होते हैं, तो वह व्यक्ति जो प्रतिज्ञा पत्र लिखेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा लेखक कहलाता है, मेकर। और ये कौन होता है हमारा, डेटर। ये वही था जो पैसे देगा ये डेटर है। और पेई मतलब कौन है, जिसे पैसा मिलने का अधिकार है, मतलब जो पैसा प्राप्त करेगा वो। अब वो व्यक्ति कौन हो सकता है, इस बंदे ने जिसका नाम लिखा होगा वो भी हो सकता है, या वो व्यक्ति जिसको आदेश दे दे वो भी हो सकता है, या जिसके पास वो बिल होगा मतलब प्रोमिसरी नोट होगा वो भी हो सकता है। मतलब जो भी हो वो पेई होगा। तो बस याद रखना इसमें दो लोग होंगे। नमूना कैसा है देखो, ये रहा 25,000, स्टैम्प, डेट, वो सब कुछ वही है। बट यहाँ पे क्या लिखा, आज से 3 माह पश्चात श्री प्रभात कुमार को या उनके आदेशित व्यक्ति को 25,000 रुपए देने की प्रतिज्ञा, जिसका प्रतिफल प्राप्त हो चुका है। सेम सारी बात, बस वहां पे क्या था, वहां देने की बात हो रही थी, यहाँ प्रतिज्ञा करने की बात हो रही है। वहां पर आदेश दिया जा रहा है, यहाँ पे प्रतिज्ञा करी जा रही है। ठीक भाई, अब अंतर देख लो इसमें पहला, लेखक, विनिमय पत्र का लेखक ऋणदाता होता है। ऋणदाता मतलब क्रेडिटर, जिसको पैसे लेने। बिल कौन लिखता है हमेशा, क्रेडिटर, जो ऋणी को शर्त रहित भुगतान करने की आज्ञा देता है। जबकि प्रतिज्ञा पत्र का लेखक कौन होता है, ऋणी, डेटर, क्योंकि पैसा देने वाला ही प्रतिज्ञा कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें कौन लिखता है, इसे लिखता है डेटर और इसे लिखता है क्रेडिटर। दूसरा, पक्षकारों की संख्या, इसमें कितने पक्षकार होते हैं, 3। इसमें कितने पक्षकार होते हैं, 2। आदेश है प्रतिज्ञा, ये क्या है, एक आदेश है, वो क्या है, एक प्रतिज्ञा। यानी कि इसमें लेखक भुगतान करने का आदेश दे रहा है, उसमें भुगतान देने का वो क्या कर रहा है, प्रतिज्ञा कर रहा है। स्वीकृति, विपत्र के सार्थकता, मतलब विपत्र को वैलिड करने के लिए उसकी स्वीकृति आवश्यक है। भाई आपने बिल लिखा, देने वाले की तो साइन होने जरूरी है, वरना बाद मना कर देगा मैंने नहीं लिखा। बट इसमें स्वीकृति की आवश्यकता, क्योंकि जिसको पैसे देने वही तो प्रतिज्ञा कर रहा है, तो स्वीकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। विदेशी पत्र की कितनी प्रति बनाई जाएंगी, अब लिखा साफ साफ, विदेशी पत्र की 3 प्रति बनाई जाएंगी, इसकी केवल एक ही प्रति बनाई जाती है। व्यापार में इनका प्रयोग ज्यादा होता है, किसका, बिल का। प्रोमिसरी नोट का प्रयोग थोड़ा कम होता है। दायित्व, इसमें लेखक का दायित्व तब उत्पन्न होता है जब बट्टा कराए गए विपत्र या प्रतिष्ठान पत्र का भुगतान स्वीकार करता नहीं करेगा। मतलब इसमें क्या है कि अगर बिल देने वाले, मान लो मैंने बिल कहां से बना लिया, बैंक से बना लिया या किसी को दे दिया, और टाइम पर उन्होंने पेमेंट ना करी, तो फिर मेरी जिम्मेदारी बनेगी पैसा देने की। भाई सोचो, अगर मैंने आपको ऊपर बिल लिखा 3 महीने बाद के लिए, और ये बिल मैंने जाकर किससे बुना लिया, बैंक से, मैंने बैंक से पैसे ले लिए, बैंक 3 महीने बाद पैसे किससे मांगेगा, उस व्यक्ति से। बट अगर उसने पैसे बैंक को नहीं दिए तो बैंक अब किससे लेगा पैसे, अब बैंक तो मुझसे मांगेगा पैसे 3 महीने बाद, कि भाई तुम्हारे उसने बंदे ने पैसे नहीं दिए, तो मैं बैंक को पैसे दूंगा, अब फिर उस बिल को वापस लेकर फिर मैं उसके ऊपर केस करूंगा। इसमें प्रतिज्ञा करने वाले का दायित्व तब तक बना रहता है जब तक उसका भुगतान नहीं कर देगा। बस सीधे पेमेंट तो उसी को देनी है, तो उसका दायित्व तब तक है जब तक वो पेमेंट पूरी ना कर दे। विनिमय पत्र के अनादरण के संबंध पक्षकारों को सूचना देना आवश्यक है। अगर बिल कैंसिल हो गया तो जितने भी इसके पक्षकार हैं सबको क्या देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी कि भाई आपका बिल क्या हो गया है। जैसे अभी बैंक की बात हो रही थी, बैंक पैसे लेने गया, बैंक को पैसे नहीं मिले और बैंक ने इसकी सूचना मुझे नहीं दी, तो मेरी कोई जिम्मेदारी, जब बैंक ने मुझे बताया नहीं, मैं क्यों दूंगा। अब प्रतिज्ञा पत्र के अनादरण की सूचना देने की जरूरत, क्योंकि जिसने बिल लिखा था उसी को प्रतिज्ञा करी है, उसे तो पता ही मैंने पैसे नहीं दिए, तो टेंशन की कोई बात है ही नहीं। आप इसकी सूचना दो ना दो, निकराई, सिंपल सी चीज। जब इसकी सूचना दोगे तो पैसा लेने के लिए जिद भी करनी पड़ेगी, तो उसका नोटिंग कराना पड़ता है। इसमें नोटिंग की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसकी तो दायित्व है अपना पैसा देने का, तो उसको तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। टिकट अभी बताया था, दर्शनीय होगा तो टिकट लगाने की जरूरत नहीं है, मुद्दत है तो लगाओ।
इसमें क्या है, इसमें सभी प्रकार के प्रतिज्ञा पत्र पर टिकट लगानी पड़ेगी। ये चेक और प्रोमिसरी नोट बनता है, इस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम प्रोमिसरी नोट पढ़ चुके हैं, चेक के बारे में पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, और इसके बारे में तो ये तो आप देख लीजिएगा। आई थिंक हुंडी आपको कल कराएंगे, अब बाद में कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हुंडी थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। पढ़ा तो कुछ नहीं, जैसे बिल पढ़ा आपने, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, पेमेंट देने का आदेश, हुंडी भी क्या है, एक आदेश, दोनों सेम है, बट अंतर सिर्फ कितना है कि जो बिल है वो वेस्टर्न कल्चर से आया है, मतलब विदेशी है वो, मतलब हमारी पद्धति नहीं थी वो, इंग्लिश में लिखने का जो मैटर वैटर आया उसमें, वो सब कहाँ से आया, बाहर की बुक कीपिंग सिस्टम है ये। हुंडी कहाँ चलती थी हमारे टाइम में, भारत में पुराने टाइम में जो पैसे लेन देन होते थे लिखित में, वो किसकी सहायता से होते थे, हुंडी। इसी कारण बिल ज्यादातर किसमें लिखा जाता है, इंग्लिश में, इससे ज्यादातर किसमें लिखा जाता है, किसी भी भारतीय भाषा में। और हुंडी के तो प्रकार भी कई सारे हैं, दर्शनी हुंडी, मुद्दती हुंडी, नामजोग हुंडी, शाहजोग हुंडी, धनी जोग, जोखिम, जवाबी हुंडी, फरमान हो जो, इसके टाइप थोड़े ज्यादा है। ठीक है, इसे अगली क्लास में देखेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतने रखते हैं।